क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो जितने भी लोग आने वाली बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वे सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का जो एग्जाम हुआ था 14 जून और 17 जून को, तो उसमें साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वह प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और वे सभी किस किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी कि क्वेश्चन किस बुक से पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है वह 14 जून को जो एग्जाम हुआ था, 2 दिन एग्जाम हुआ था, 14 जून और 17 जून। तो 14 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछे गए साइंस के प्रश्न का एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये मत देखिएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ प्रूफ के तौर पर नहीं देखिएगा, बल्कि आप इसे एक PYQ वीडियो के रूप में देखिएगा, ताकि अगर आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हूबहू प्रश्न या फिर इससे मिलता जुलता प्रश्न, तो वह प्रश्न आपसे गलती ना हो, और ऐसा करने से आप लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो ये है कि किसी पदार्थ X के विलयन Y का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो X और Y क्या है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि X एक विलयन है, X एक पदार्थ है, और उसका जब विलयन है Y, उसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो दोनों क्या है। तो देखिए, X होगा जो है CaO यानी चूना है, और Y जो है CaOH होल ट्वाइस 2 यानी बुझा हुआ चूना है। अब देखिए, ये प्रश्न आपको मिलेगा जब आप क्लास 10th के NCERT चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। तब देखिए, यहाँ लिखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। देखिए, ये CaO है, जब इसका जलीय विलयन किए तब ये क्या हो गया CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना। अब देखिए, यहाँ आप जब देखेंगे तो लिखा है कि ऊपर के विक्रिया से निर्मित हुए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो देखिए, बुझे हुए चूनों का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब आगे आप पढ़ेंगे तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है यानी बुझा हुआ चूना, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये जो CaOH होल ट्वाइस 2 यानी बुझा हुआ चूना जो बना है, जब इस पर पुताई करते हैं इसकी, तब ये वायु में जो उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अभिक्रिया कर लेता है और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पुताई करने के लिए CaOH2 का उपयोग होता है, लेकिन यही CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, एक परत कैल्शियम कार्बोनेट की बना लेता है। अब देखिए, आगे लिखा है कि सफेदी के करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है, यानी संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ से ये सब भी बातें आप जो लोग याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक शुष्क परख नली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने से क्या अभिक्रिया होती है। तो इसका जो सही आंसर ए होगा, Fe2O3 SO2 और SO3 उत्पादित होते हैं। अब ये प्रश्न जो है NCERT में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आप क्लास 10th का NCERT पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 ही है, पिछला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से था, ये भी 1 से ही है, तो आपको मिलेगा वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और यहाँ देखिए, क्रियाकलाप दिया गया है आपको। तो जब आप ये क्रियाकलाप करने के बाद आपका ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जब आप फेरस सल्फेट को के जलीय विलयन को गर्म करेंगे, तब देखिए यहाँ बनता है Fe2O3 SO2 और SO3, यही आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए, हूबहू प्रश्न यहाँ से बना है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। ये अभिकथन सही है, और कारण आदि लिखा गया है कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है। ये कथन गलत है। समस्थानिकों में जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, तो उल्टा लिख दिया गया है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, ये मिलेगा आपको जब आप क्लास 9th का NCERT पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 है परमाणु संरचना। यहाँ देखिए, समस्थानिक के टॉपिक मिलेगा आपको। वहाँ लिखा गया है कि प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान
की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और इसे समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा गया है कि हाइड्रोजन के परमाणु को ले लें तो इसके लिए 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो यहाँ से ये प्रश्न बना है और आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों का नाम। अब देखिए यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। जब आप इसी चैप्टर में समस्थानिक के विभिन्न प्रकार के समस्थानिक के यूज लिखे गए हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और उसके बाद घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि एक क्षेत्र रक्षक तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन बी, टक्कर के समय को बढ़ाने और बल को कम करने के लिए। देखिए ये प्रश्न बना है आपका जब 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस का, तो देखिए चैप्टर नंबर 8 है बल तथा गति के नियम। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम यानी सेकेंड लॉ के बाद आपको उदाहरण के साथ समझाया गया है कि ये खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों पड़ते हैं, जब खींचते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ इमेज के थ्रू भी बताया गया है। अगला प्रश्न था आपको कि निम्न में से कौन सा यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोमीटर। अब देखिए जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 9th का साइंस का एनसीईआरटी, तो चैप्टर नंबर 9 मिलेगा आपको गुरुत्वाकर्षण। और जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको दिया गया है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ से आपको 2 एग्जाम्पल और याद रखना है। जैसे जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत काम आता है, और फिर दूध मापी में दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या, लेक्टोमीटर, और वो भी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो यह 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? तो देखिए इसका प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए ये प्रश्न आपका जब आप क्लास 9th का ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस का, तब ध्वनि के चैप्टर में दिया गया है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, जहाँ 3 अभिलक्षण बताए गए हैं, आवृत्ति, आयाम और वेग। अब जब आप इसे आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी ढोलक को पीट कर बजा रहे हैं, तो आप ढोल को 1 सेकेंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल पीटने की आवृत्ति हो गई। यानी बताया जा रहा है कि 1 सेकेंड में आप जितनी बार ढोल को बजाएं, यानी अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में आप ढोल को 5 बार पीटें तो यह 5 जो है आवृत्ति हो गई। ठीक, तो उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यानी क्या है, 1 सेकेंड में यह 100 बार कंपन कर रहा है, तो यह 1 मिनट में कितनी बार करेगा? तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 100 बार, तो 60 सेकेंड में गुना 100 कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 6000। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछा था। फिर आगे था कि भौतिक राशियों को उनके सही सूत्रों से मिलाइए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा त्वरण का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, तो 1 का b हो जाएगा। फिर आपका दूरी था, तो दूरी का सूत्र होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 का c हो जाएगा। और अंतिम वेग का सूत्र होता है u प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा b। अब देखिए ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा जब आप एनसीईआरटी क्लास 9th का ही एनसीईआरटी, यानी देखिए मैक्सिमम प्रश्न जो है 9th क्लास के ही एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो 9th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो देखिए चैप्टर नंबर 7 है गति, और यहाँ मिलेगा आपको गति के समीकरण। देखिए यहाँ दिया गया है अंतिम वेग u प्लस ए टी, फिर दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर जब आप इस त्वरण को पढ़ेंगे इसी टॉपिक में आगे, तो वहाँ आपको दिखा गया है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र a बराबर v माइनस यू प्लस a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ से ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न था आपका स्नेल के नियम पर आधारित था कि अगर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो चित्र के अनुसार साइन I और साइन R का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा V1 बटे V2। देखिए ये प्रश्न भी आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी से बना है। जब आप
10वीं में होंगे तो आप स्नेल का नियम पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन में, कि प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उसके 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। तो दूसरा नियम जो होता है स्नेल का नियम होता है, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये प्रश्न बना है। फिर अगला पूछा था आपसे कि एक जलीय विलयन ए फिनोप्थिलीन विलयन को गुलाबी रंग कर देता है और ए में जलीय विलयन बी मिलाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। विलयन ए और विलयन बी के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ये प्रश्न जो है, ये कॉन्सेप्ट को अगर जो पढ़ा होगा फिर भी इस तरह क्वेश्चन बनाया गया है कि वो भी कंफ्यूज हो जा सकता है जो पूरी तरह से साफ साफ बढ़िया तरह से पढ़ा है। तो देखिए इसको आपको तोड़ तोड़ के बनाना है। जैसे है एक जलीय विलयन ए है जो फिनोप्थिलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। तो देखिए फिनोप्थिलीन को गुलाबी जो कर देता है वो होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो ये हो गया ए का पीएच मान 7 से अधिक है, यानी वो क्षार है। फिर क्या है, अब जो फिनोप्थिलीन गुलाबी हो गया है, ए में जलीय विलयन बी मिलाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। यानी अब जो गुलाबी रंग हुआ था फिनोप्थिलीन को, उसे अगर बी में मिला देते हैं तो वह गुलाबी रंग गायब हो जाता है। यानी अगर कोई क्षार है उसको अम्ल में मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, यानी क्षार के प्रभाव क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यानी बी क्या है? बी एक अम्ल है और इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो जो ऑप्शन सी पे लिखा गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। जैसे अम्ल है, ये लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है अम्ल, और फेनोप्थलीन को रंगहीन कर देता है। 1275 का जब मेंस हुआ था तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग होता है और फिर मिथाइल ऑरेंज क्षार में कैसा रंग होता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है क्षार में पीला रंग देता है और अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। तो ये यहाँ से तीनों को आप लोग याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। फिर आपसे पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा। अब देखिए जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस का, 9th का एनसीईआरटी में ही है, तो चैप्टर नंबर 5 है जीवन की मौलिक इकाई। वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा प्लास्टिड। जब आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा गया है कि क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परत होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न बना है। फिर आपसे पूछा था कि पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव्य पदार्थ के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया था। तो इसके लिए प्रयोग किया था प्रोटोप्लाज्म, और इसे हिंदी में कहते हैं क्या? जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपका बना है जब आप उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। तब देखिए यहाँ लिखा गया है कि जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया, जीव द्रव्य, जिसका इंग्लिश होता है प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ से ये प्रश्न बने। अब देखिए जितने प्रश्न बाहर यानी वायरल हुए थे, तो उसमें से साइंस के प्रश्न को मैंने छांट के आपका एनालिसिस करवा दिया है कि वे कहाँ से आए थे। ये साइंस के प्रश्न थे और 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। बाकी सभी शिफ्ट के प्रश्न का भी एनालिसिस करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट एनालिसिस किस सब्जेक्ट का और किस शिफ्ट का चाहिए कमेंट कीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का एनसीईआरटी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।